जय हिंद दोस्तों, मैं रमनदीप आप सभी का यूपी पीसीएस और यूपी आरओ इन दोनों एग्जाम्स के लिए प्रीलिम्स की एक सबसे बेहतरीन सीरीज चल रही है। जो सीरीज है आप लोगों की 15,000 एमसीक्यू की। ध्यान रखना, ये 15,000 एमसीक्यू केवल 15,000 क्वेश्चंस नहीं है, एक तरीके से ये आपके पूरा सिलेबस को कवर करते हैं। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस, ये सारा का सारा सब्जेक्ट यहाँ पर क्या होता है आप लोगों का कंप्लीट होता है। तो मेरा आप लोगों के साथ बस एक ये वादा है, ये एक टारगेट है कि हम लोग एग्जाम से पहले पहले इन 15,000 एमसीक्यू की कंप्लीट प्रैक्टिस कर लें, ठीक है। और उसी प्रैक्टिस के सीरीज के अंतर्गत आज हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, पॉलिटी के एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है डीपीएसपी। ठीक है भाई, चलो क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना कुछ बात को आगे बढ़ाए हुए। ठीक है, डीपीएसपी क्या है? ठीक है, आप इसका हिंदी अनुवाद जानते हो कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल से जो कहा जाता है ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, तो जो डीपीएसपी होता है, अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो संविधान के पार्ट 4 के अंतर्गत इस बारे में बताया गया है। देखो आपने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था, आपने लास्ट क्लास में पढ़ा था संविधान का पार्ट 3, संविधान का भाग 3। भाग 3 क्या कहता है? भाग 3 कहता है फंडामेंटल राइट को। ठीक है, तो भाग 3 के बाद जो भाग 4 आता है वो होता है आप लोगों का डीपीएसपी। ध्यान से समझना, देखो फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी एक तरीके से बहुत सिमिलर चीजें हैं। क्या हुआ ना, जब भारत आजाद हुआ तो भारत के पास उस समय बहुत सारी समस्याएं थी, बहुत सारे इश्यूज थे। ना तो भारत के पास उतना फाइनेंशियल रिसोर्स था कि सारे की सारे डिमांड को पूरा किया जा सके। तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली थी, जो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमर्स थे उस समय, ठीक है, संविधान निर्माता थे, उन लोगों ने ये कहा यार देखो कुछ ऐसे अधिकार है लोगों के, नागरिकों के कुछ ऐसे अधिकार है जो कि उनको मिलने चाहिए, लेकिन अभी देश की इकोनॉमिक कंडीशन को देखते हुए हमें इसे अभी लागू नहीं करना चाहिए, बल्कि हमको स्टेट की पॉलिसी में एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल के तौर पर इसको शामिल करना चाहिए। तो नीति निर्देशक तत्व तो क्या है, एक तरीके से फंडामेंटल राइट ही होना चाहिए था, बट उसको उस समय शामिल नहीं किया जा सका, तो इसको हमने डीपीएसपी के तौर पर शामिल कर दिया। ठीक है, बातें बहुत क्लियर है। तो डीपीएसपी क्या है? संविधान के पार्ट 4 के अंतर्गत शामिल किए गए कुछ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं जो कि स्टेट पॉलिसी के निर्माण में भूमिका को निभाते हैं। यहां से हम लोग चीजों के स्टार्ट करेंगे। देखो भाई, इसके अंतर्गत अगर मैं आर्टिकल्स की बात करूं तो यहां पर आपका स्टार्ट होता है आर्टिकल नंबर 36 से लेकर के, ठीक है, 36 से लेकर के 51 तक के आर्टिकल्स होते हैं। देखो एक बात क्लियर समझना, जैसे जब हम लोग फंडामेंटल राइट को पढ़ रहे थे तो मैंने आपसे कहा था कि देखो फंडामेंटल राइट में क्या है, हम लोग पढ़ते हैं आर्टिकल नंबर 12 से, ठीक है, कि आर्टिकल 12 से 35 तक का जो पूरा सेक्शन है पार्ट 3 का, वो फंडामेंटल राइट के दायरे में आता है। लेकिन जब हम लोग फंडामेंटल राइट की क्लासिफिकेशन पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो पहला फंडामेंटल राइट पढ़ते हैं हम लोग आर्टिकल नंबर 14, ठीक है, 14वां जो अनुच्छेद है हम लोग वहां से स्टार्ट करते हैं। मतलब आर्टिकल 12 और आर्टिकल 13 दो आर्टिकल ऐसे होते हैं जिसको जनरली एस्पिरेंट इग्नोर कर देता है। और मैंने आप लोगों से क्या कहा था भाई कि आर्टिकल 12 क्या कहता है? आर्टिकल 12 इस बात को डिफाइन करता है कि जो स्टेट सब संविधान के पूरे भाग 3 के अंतर्गत फंडामेंटल राइट के संदर्भ में जहां पर भी स्टेट शब्द का प्रयोग किया जाएगा वो स्टेट क्या होगा, उसको आर्टिकल नंबर 12 के अंतर्गत डिफाइन किया गया है। सिमिलर कॉन्सेप्ट से संविधान के पार्ट 4 के अंतर्गत, संविधान के भाग 4 के अंतर्गत जो आर्टिकल 36 है, ठीक है, आर्टिकल 36 से 51 के बीच का पूरा चीज डीपीएसपी कहलाता है। जो आर्टिकल 36 है वो सेम काम करता है जो कि आर्टिकल 12 कर रहा था। मतलब क्या कि संविधान के भाग 4 के लिए जहां जहां भी स्टेट शब्द का प्रयोग किया जाएगा उस स्टेट की क्या एग्जैक्ट डिफिनीशन होगी, क्या परिभाषा होगी, वो आर्टिकल 36 यहां पर डिफाइन करता है। तो क्लियर समझना, मैं बहुत फिर से आपको बहुत बेसिक बातें समझा रहा हूं। आर्टिकल 36 क्या है, ध्यान रखना, आर्टिकल 36 स्टेट के डिफिनीशन देता है संविधान के भाग 4 के संदर्भ में। ठीक है, पहली बात तो यहां पर ये क्लियर करो। दूसरी बात यहां पर आप लोग ये समझो, देखो जो संविधान का आर्टिकल नंबर 37 होता है, ठीक है, 36 के बाद जो आर्टिकल नंबर 37 होता है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जनरली हम लोग उसको भी इग्नोर कर देते हैं। आर्टिकल 37 क्या करता है? डीपीएसपी के नेचर और डीपीएसपी के इंपॉर्टेंस पर डिस्कशन करता है। वो ये बताता है कि देखो संविधान का जो आपका डीपीएसपी है, ठीक है, भाग 4 है, वो क्या है? वो नॉन इन्फोर्सेबल है, ठीक है, उसको हम लोग लागू नहीं कर सकते, नॉन जस्टिसिएबल है, मतलब वो गैर न्यायोचित की श्रेणी में आता है। ठीक है, तो संविधान का भाग 4 आर्टिकल 37 के अंतर्गत इस बात को सुनिश्चित करता है कि ये क्या है? नॉन इन्फोर्सेबल है, लागू नहीं किया सकता है, नॉन जस्टिसिएबल है, गैर न्यायोचित है। ठीक है, तो ये सारी बातें वहां पर डिफाइन होती है। इसी के अंतर्गत एक बात और सुनिश्चित किया जाता है कि देखो भाई डीपीएसपी क्या है, भले उसको हम लागू नहीं कर सकते, गैर न्यायोचित है, लेकिन अगर पार्लियामेंट कोई ऐसा कानून बनाती है, ठीक है, जो कि डीपीएसपी को पूरा करने के उद्देश्य लेकर के आया गया है, तो यहां पर हम उस कानून की जो संवैधानिकता है उसको तय करते समय जो सुप्रीम कोर्ट है, जो जुडिशरी अथॉरिटीज है, वो डीपीएसपी का सहारा यहां पर ले सकती है। ठीक है, तो ये बात यहां पर किया गया है।
कि अगर पार्लियामेंट किसी डीपीएसपी को पूरा करने के लिए कोई कानून बनाती है तो उस कानून को हम मानेंगे। ठीक है, तो आर्टिकल 36 क्या था, आर्टिकल 37 क्या था, और मैं इस बात की गारंटी ले सकता हूं कि आप में से 90% एस्पिरेंट ऐसे होंगे जो कि इन दोनों आर्टिकल को इग्नोर करके आगे बढ़ते होंगे। हमने आर्टिकल 12 और आर्टिकल 13 भी पढ़ा था। आर्टिकल 13 याद है आप लोगों को, क्या है भाई? कमेंट सेक्शन में जल्दी से आप लोग बताओ कि आर्टिकल 13 जो हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था वो क्या कहता है। ठीक है, तो ऐसे छोटे छोटे जो पॉइंट्स है ना, ठीक है, पॉइंट्स बिटवीन द लाइंस, ये चीजें आप लोगों को समझनी पड़ेंगी। अगर आप ये बातें पढ़ गए तो आप ऐसे क्वेश्चंस को बहुत इजीली अटेम्प्ट कर ले जाओगे। ठीक है भाई, तो ये कुछ मेरी बातें थी। कुछ पॉइंट्स यहाँ पर हम लोग एक बार और देख लेते हैं कि जैसे जो आर्टिकल 36 चीजों को डिफाइन करता है वो सेम डिफिनेशन होती है जो कि आर्टिकल 12 में थी, कि कोई भी राज्य, केंद्र सरकार, लोकल गवर्निंग बॉडीज जो है वो, इसके अलावा गवर्नमेंट की जितनी भी अदर कंपनीज जैसे कि आपके पीएसयूज हो गई, एलआईसी हो गया, ओएनजीसी हो गया, ठीक है, तो ये सारी कंपनियां और ये सारे जो अथॉरिटीज होते हैं ये क्या होते हैं, आर्टिकल 36 के अंतर्गत राज्य की श्रेणी में यहाँ पर आते हैं। तो एक क्वेश्चन ये बन सकता है एग्जैक्टली कि संविधान के अनुच्छेद 12 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन कौन सी बॉडी, कौन कौन सी निकाय राज्य की श्रेणी में आती है, और वहां पर 4 विकल्प देगा, आप कंफ्यूज हो जाओगे। इसलिए मैं इस पॉइंट को बहुत क्लियर डिफाइन कर रहा हूं। ठीक है, पहला काम तो यहां पर ये क्लियर हो गया। आर्टिकल 36 हमने समझा, आर्टिकल 37 समझा। अब डीपीएसपी के संदर्भ में एक पॉइंट आप लोग यहां पर और समझ लो। वो पॉइंट ये दोस्तों कि देखो, हमने इसे पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि जो हमारे अंबेडकर जी थे, डॉक्टर अंबेडकर जी, उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने संविधान का जो आर्टिकल नंबर 32 है, ठीक है, आप लोग को याद होगा क्या है भाई, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज का अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार, ठीक है, यहाँ पर रिट जैसे कॉन्सेप्ट दिए गए हैं। तो आर्टिकल 32 को डॉक्टर अंबेडकर जी ने क्या कहा था, उन्होंने कहा था कि ये संविधान की सोल है, संविधान की स्पिरिट है, संविधान की आत्मा है, ठीक है, और संविधान का हृदय है। संविधान की हृदय, संविधान की आत्मा, संविधान का सोल, इन संदर्भ में अगर डॉक्टर अंबेडकर जी का नाम आपके सामने आ रहा है तो इसका आंसर आप लोगों को टिक करना है आर्टिकल नंबर 32। लेकिन अगर इन जनरल आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सी संविधान की आत्मा, संविधान की हृदय कहलाती है, तो डीपीएसपी उसका करेक्ट आंसर होगा। ये बात ध्यान रखना, ठीक है, ये बात ध्यान रखना कि फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी, इन दोनों को जनरली हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग इस श्रेणी में रखते हैं संविधान की आत्मा और संविधान के हृदय के अंतर्गत। लेकिन केवल डॉक्टर अंबेडकर जी ने आर्टिकल 32 को इस श्रेणी में रखा हुआ है। ठीक है, तो दोनों के बीच को डिफरेंस को समझना, ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, इसीलिए मैंने बहुत क्लियर तौर पर यहाँ पर आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया। अब समझो भाई, अब हम लोग क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है दोस्तों, क्वेश्चन बड़ा अच्छा है। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्टेट की जो डीपीएसपी है उस पॉलिसी का उद्देश्य नहीं है। ध्यान समझना, डीपीएसपी का उद्देश्य नहीं है, यहां पर निगेटिव टर्म पूछा गया है, ये बात क्लियर समझना। 4 स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट यहां पर यह कह रहा है कि एक वेलफेयर स्टेट की स्थापना करना, मतलब कि कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, क्या डीपीएसपी में शामिल है या नहीं शामिल, आपको ये बताना है। पहले हम लोग चारों विकल्प पढ़ लेते हैं, फिर हम लोग आंसर पर आ जाएंगे, क्योंकि आंसर बहुत क्लियर दिख जाएगा यहां पर आप लोगों को। ठीक है, देखो भाई, सेकंड कह रहा है कि सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस को सुनिश्चित करना, सामाजिक और आर्थिक न्याय को सुनिश्चित करना, डीपीएसपी का एक है, यहाँ पर ये बता रहा है। फिर कह रहा है कि धार्मिक राज्य की स्थापना करना, ये कुछ ज्यादा बड़ी बात नहीं कह दिया कि हम एक धार्मिक राज्य की स्थापना करेंगे। भाई, हम धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करना चाहते हैं। हमारे संविधान के प्रीएम्बल में भी इस बात को सुनिश्चित किया गया है कि हम धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करेंगे। तो सी विकल्प तो यहाँ पर एग्जैक्टली गलत है, ये कॉन्स्टिट्यूशन का ही उल्लंघन करता है। ठीक है, तो डीपीएसपी का उद्देश्य तो हो ही नहीं सकता। तो सिंपल तौर पर इस बात को सी को यहाँ पर आपने ध्यान रखना, सी डीपीएसपी का उद्देश्य नहीं। इसका मतलब क्या हुआ, जो डीपीएसपी का उद्देश्य है उसमें वेलफेयर स्टेट की स्थापना करना, एक सेकुलर स्टेट की स्थापना करना, सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस को स्टेब्लिश करना, ये सारी बातें वहां पर शामिल की गई। ठीक है, तो ये है आपका डीपीएसपी के कुछ कॉन्सेप्ट। क्लियर हो गया? आई होप कि टॉपिक आपको यहाँ पर समझ में आया होगा। अब देखो भाई, हम लोग बढ़ते हैं अभी अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है, ठीक है, अगला क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, कह रहा है कि वेलफेयर स्टेट, उसी के संदर्भ में वेलफेयर स्टेट की संकल्पना का समावेश भारत के संविधान में कहां पर है। ध्यान समझना, कह रहा है कि जो कल्याणकारी राज्य का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, कल्याणकारी राज्य का जो कॉन्सेप्ट है वो संविधान में किस जगह पर दिया गया है, ये पूछ रहा है। 4 विकल्प आपके सामने हैं। एक विकल्प कह रहा है डीपीएसपी, क्या कह रहा है भाई, एक विकल्प कह रहा है डीपीएसपी, सेकंड विकल्प कह रहा है कि 4th शेड्यूल, चौथी अनुसूची। ध्यान रखना, संविधान का चौथा भाग की बात नहीं कर रहा है, चौथी अनुसूची की बात कर रहा है। ठीक है, फिर थर्ड कह रहा है आप लोगों से फंडामेंटल राइट, और फोर्थ कह रहा है प्रीएम्बल। तो निम्नलिखित में से कहां पर वेलफेयर स्टेट की बात की गई है, ये आप लोगों से क्वेश्चन पूछा गया है।
जान तो ट्रिक क्या है दोस्तों, समझना। अब ये क्वेश्चन भी बहुत डाउटफुल क्वेश्चन है, क्योंकि अगर हम वेलफेयर स्टेट की बात करें तो वेलफेयर स्टेट दो जगह आपको देखने को मिलता है। एक प्रियम्बल में देखने को मिलता है, क्योंकि वहां पर भी हम सोशियो इकोनॉमिकल पॉलिटिकल जस्टिस की बात करते हैं, वहां पर भी हम चीजों की बात करते हैं कि हम एक वेलफेयर स्टेट की स्थापना कर रहे हैं। इसके साथ साथ डीपीएसपी में भी आपको देखने को मिलता है। तो ये क्वेश्चन तो डाउटफुल होगा कि यहाँ पर दो विकल्प सही हो रहा है, लेकिन फिर मैं कहता हूं कि जब भी एमसीक्यू हम लोग सॉल्व कर रहे होते हैं तो वहां पर सबसे जो बेस्ट विकल्प होता है आपको उसका चयन करना पड़ता है, ठीक है। तो यहां पर ये बात सही है कि प्रियम्बल और डीपीएसपी दोनों ही वेलफेयर स्टेट की बात करते हैं, लेकिन जो सबसे एक्यूरेट आंसर यहां पर होगा दोस्तों वो होगा डीपीएसपी, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस में जहां पर आपको प्रियम्बल और डीपीएसपी में भी चयन करना हो तो वहां पर आप लोग किसका चयन करोगे, डीपीएसपी का चयन करोगे। ये बात ध्यान रखना, ये बात आयोग भी माना हुआ है, ये क्वेश्चन आयोग के द्वारा पूछा गया था और आयोग ने भी इस बात को ही माना था कि अगर दोनों विकल्प रहेगा तो हम डीपीएसपी को चयन करेंगे। और ये क्वेश्चन यूपीएससी प्रीलिम्स के द्वारा पूछा गया है, ठीक है। देखो यहाँ पर लिखा भी हुआ है क्लियर तौर पर, ठीक है। इस संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा अपनी उत्तर कुंजी में इस प्रश्न का उत्तर नीति निर्देशक तत्व को ही दिया गया था, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। मैंने दो पॉइंट आपसे डिस्कस की, आगे बढ़ते हैं भाई और कुछ क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि राज्य के जो डीपीएसपी हैं, ठीक है, उनको सहज अध्ययन के लिए, क्या कह रहा है, उनके सहज अध्ययन के लिए हम उनको निम्न में से कौन से भागों में विभाजित करते हैं। ध्यान समझना, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर भी डीपीएसपी को क्लासिफाइड नहीं किया गया कैटेगरीज के अंतर्गत, ठीक है। ये बात बहुत क्लियर है। संविधान के अंतर्गत, कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत डीपीएसपी को हमने विभिन्न कैटेगरीज में डिवाइड नहीं किया, लेकिन हम क्या करते हैं, अपने सहज अध्ययन के लिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर आइडियोलॉजिकल नेचर एंड सोर्स एंड ऑब्जेक्टिव, ठीक है, कि उनका जो आइडियोलॉजिकल उद्देश्य है हर डीपीएसपी का वो किस कैटेगरी में आता है, उस आधार पर हम क्या करते हैं, अपने बेसिक अध्ययन के लिए, हम अपने आप को समझाने के लिए हम डीपीएसपी को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। वो कौन से 3 पार्ट है भाई, एक है आपका सेकुलर समाजवादी, मतलब सोशलिस्ट प्रिंसिपल जिनको कहा जाता है, ठीक है। दूसरा होता है आप लोगों का इंटेलेक्चुअल या फिर लिबरल प्रिंसिपल कहा जाता है, उदार बौद्धिकवादी प्रिंसिपल कहा जाता है, ठीक है। थर्ड होता है गांधीयन प्रिंसिपल, ठीक है। तो हम डीपीएसपी को अपने अध्ययन के लिए, ध्यान समझना, कॉन्स्टिट्यूशन में बात मेंशन नहीं है, हम अपने अध्ययन के लिए 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, सोशलिस्ट प्रिंसिपल, लिबरल एंड इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स और गांधीयन प्रिंसिपल, ठीक है। तो यहां पर ये तीनों सही हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, आंसर हो गया आप लोगों का उपरोक्त सभी, यहां पर तीनों ही स्टेटमेंट जो थे आप लोगों के वो सही दिए गए थे, ठीक है। तो वेलफेयर स्टेट की वैसी बात क्लियर हो गई आप लोगों की, ठीक है, कि डीपीएसपी को हम उसके आइडियोलॉजिकल नेचर या फिर उसके सोर्स के आधार पर डिवाइड करते हैं कैटेगरीज के अंदर, ठीक है। 3 प्रकार की कैटेगरीज बनाई गई है, तीनों कैटेगरीज यहां पर आपने देख लिया। अब देखो भाई अगला क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन, ठीक है, बहुत बेसिक क्वेश्चन भी एक तरीके से। क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान में जो डीपीएसपी है उसकी प्रेरणा हमें किस संविधान से प्राप्त हुई है, ठीक है, हमने किस देश के संविधान से उसको ग्रहण किया हुआ है, ये पूछ रहा है। भाई आपने पढ़ा हुआ है इससे पहले कि फंडामेंटल राइट कहाँ से लिया गया था, बाकी चीजें कहाँ से ली गई है, ठीक है, वही क्वेश्चन यहाँ पर फिर से रिपीट किया गया है। ये आप बहुत श्योर है ना कि जो डीपीएसपी है वो हमने आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया हुआ है, ठीक है, आयरलैंड का जो संविधान है वहां से हमने क्या किया हुआ है, डीपीएसपी को अपने यहाँ पर ग्रहण किया हुआ है, ठीक है। और देखो ये क्वेश्चन कितनी बार प्रीवियस ने पूछा हुआ है, ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पर डीपीएससी की अगर मैं बात करूँ केवल तो 2005 में, 1994 में, 2008 में 3 बार तो यहीं पर लिखा हुआ है क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन ऑलरेडी प्रीवियस ईयर में रिपीट किया हुआ है। अब अगला क्वेश्चन देखो भाई, अगर मैं अगले क्वेश्चन की तरफ यहाँ पर आगे बढ़ूँ आप लोगों से, तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नीति निदेशक सिद्धांत जो डीपीएसपीज हैं वो हैं क्या है भाई, वाद योग्य हैं, ठीक है, वाद योग्य नहीं है, मौलिक अधिकार है या फिर कोई नहीं है। तो एक बात तो क्लियर है, मौलिक अधिकार तो नहीं है, ठीक है। अच्छा ए और बी को फिर से पढ़ो, ए और बी आपस में एक दूसरे के अपोजिट दिए गए हैं, ठीक है, कि वो वाद योग्य हैं और वो वाद योग्य नहीं है। तो एक बात तो श्योर है कि इसका जो आंसर होगा वो या तो ए होगा या तो बी होगा। अगर इसमें से एक भी चीज गलत है इसका मतलब है कि दूसरा ऑप्शन अपने आप यहाँ पर सही हो रहा है, ठीक है। तो ए और बी में से यहाँ पर कोई एक ऐसा करेक्ट आंसर होगा। मैंने आपसे पहले डिस्कस किया कि जो हमारा डीपीएसपी होता है वो नॉन इन्फोर्सेबल होता है, उसको हम लागू नहीं करा सकते हैं, और साथ ही साथ वो क्या होता है, नॉन जस्टिसेबल होता है, गैर न्यायोचित श्रेणी में आता है। इसका मतलब क्या हुआ, ये वाद योग्य नहीं होता है, ठीक है। तो डीपीएसपी क्या हो गया आप लोगों का, गैर वाद्य एक सिद्धांत है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत, ठीक है, क्लियर हो गया। देखो संविधान में डीपीएसपी को शामिल करने का कारण ही यही था, और इसको हमने इस कैटेगरी में भी इसलिए रखा था कि उस समय हमारे पास फाइनेंशियल रिसोर्स उतने अवेलेबल नहीं थे, देश बहुत पिछड़ा हुआ था, ठीक है, और देश के सामने बहुत सारे अदर इश्यूज चल रहे थे, ठीक है। तो उनसे बचने के लिए फ्रेमर्स ने क्या किया, कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमर ने क्या किया, संविधान निर्माताओं ने क्या किया कि डीपीएसपी की अलग श्रेणी यहाँ पर बना दी, ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखो भाई यहाँ पर कुछ बातें आप लोग और समझो, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है,
अच्छा क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। और ध्यान समझना, कह रहा है कि इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, ठीक है, समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया क्या है। ध्यान समझना, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क की यहाँ पर बात की जा रही है कि अगर आपका लिंग कुछ भी हो, आप पुरुष हो महिला हो, सभी के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन सुनिश्चित किया जाता है। ये आपका फंडामेंटल राइट है, आपका डीपीएसपी है, आपका फंडामेंटल ड्यूटीज है, या फिर आपका इकोनॉमिकल अधिकार है। ये चार विकल्प यहाँ पर दिया गया है। देखो भाई समझना, मैं फिर से कह रहा हूँ, डीपीएसपी के कई सारे ऐसे डीपीएसपी आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जिनको आप लोगों को उनके आर्टिकल के साथ याद करते चलना है, ठीक है। जैसे कि ये इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, ये आपका आर्टिकल 39D के अंतर्गत यहाँ पर शामिल होता है, ठीक है। आर्टिकल 39D के अंतर्गत क्या होता है, ये बात यहाँ पर मेंशन किया गया है कि इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क को हम डीपीएसपी में शामिल करते हैं, ठीक है। तो राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत का ये एक पार्ट होता है, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। यहाँ पर एक बात बहुत ध्यान रखना आप लोगों ने, हमने इससे पहले फंडामेंटल राइट के चैप्टर में डिस्कस भी किया था कि रणधीर सिंह बनाम जो भारत संघ का एक केस चल रहा था, उस केस में इस बात को सुनिश्चित किया गया कि अगर हम डीपीएसपी के आर्टिकल नंबर 39D को और इसके साथ साथ आर्टिकल नंबर 14, आर्टिकल नंबर 16 को मिला करके पढ़ेंगे तो समान कार्य के लिए समान वेतन का कॉन्सेप्ट वहां पर भी निकल करके आता है, ठीक है। ये बात बहुत सोच समझना, बट इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क क्या है, ये आपका डीपीएसपी है यहाँ पर शामिल किया गया है, ठीक है। बात क्लियर हो गया, आगे बढ़ा जाए, ठीक है। अगला क्वेश्चन समझो भाई, अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक फंडामेंटल राइट नहीं है। क्या है भाई, कौन एक फंडामेंटल राइट यहाँ पर नहीं है, इसकी बात कर रहा है। यहाँ समझना, नहीं पूछा गया है, ठीक है, कंफ्यूज मत होना, और मौलिक अधिकार नहीं है ये पूछा जा रहा है, ठीक है। पहला विकल्प क्या कह रहा है, उत्पीड़न के खिलाफ अधिकार। आपको पता होगा आर्टिकल नंबर 23 एंड 24 हमने पूरा फंडामेंटल राइट डिस्कस किया हुआ है, ठीक है, हमने पूरा मौलिक अधिकार डिस्कस किया हुआ है, तो ये पॉइंट तो आपको याद होना ही चाहिए, ठीक है। आर्टिकल 23, 24 क्या कहता है, वो उत्पीड़न के खिलाफ अधिकार की बात करता है। भी यहाँ पर क्या कह रहा है, समान काम के लिए समान वेतन, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। अभी हमने डिस्कस किया कि ये क्या है, ये आर्टिकल 39D के अंतर्गत आता है, जो कि आपका एक डीपीएसपी है। इसका मतलब क्या हुआ, ये फंडामेंटल राइट नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि ये बी विकल्प यहाँ पर सही हो गया। हालांकि बाकी भी एक बार हम लोग ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। फिर कह रहा है कानून के समक्ष बराबरी, ठीक है, आर्टिकल नंबर 14 आपने पढ़ा होगा इससे पहले भी, ठीक है, आर्टिकल नंबर 14 विधि के समक्ष समानता, ठीक है, सी वाला भी का फंडामेंटल राइट है आप लोगों का है। धर्म पालन की स्वतंत्रता का अधिकार, धर्म पालन की स्वतंत्रता का अधिकार, अब ये कौन सा अधिकार है भाई आप लोगों का, ये अगर आप यहाँ पर ध्यान दोगे तो फंडामेंटल राइट में हमने डिस्कस भी किया होता है इससे पहले भी, फंडामेंटल राइट में आर्टिकल 25 to 28 में आपका क्या होता है कि धर्म पालन का अधिकार यहाँ पर शामिल होता है, ठीक है। तो चूंकि क्वेश्चन में ये पूछा था कि कौन सा फंडामेंटल राइट नहीं है, तो इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क जो था, जो कि आर्टिकल 39D के अंतर्गत डीपीएसपी था, वो इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, ठीक है भाई। अब देखो कुछ पॉइंट्स यहाँ पर आप लोग और ध्यान दो, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित अनुच्छेदों में से, निम्नलिखित आर्टिकल्स में से कौन ऐसा आर्टिकल है जो कि राज्य सरकार को, स्टेट गवर्नमेंट को ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए निर्देशित करता है। क्या समझना, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा आर्टिकल है जो कि ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए दिया गया है। भाई बहुत क्लियर यहाँ पर रखना, आर्टिकल नंबर 40 अनुच्छेद नंबर 40 की यहाँ पर बात की जा रही है। जो अनुच्छेद 40 है वो ग्राम पंचायतों के निर्माण की बात यहाँ पर सुनिश्चित करता है, ठीक है। वो क्या करता है, वो ग्राम पंचायतों के निर्माण की बात यहाँ पर सुनिश्चित करता है, ठीक है। तो ये बात तो क्लियर तौर पर अपने दिमाग में आप लोग बैठा के रखना। अब देखो भाई अगला क्वेश्चन आयोग का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है, मैच द कॉलम वाला क्वेश्चन, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन से पॉलिटी के ये जो क्वेश्चन होते हैं ना, ये आपको एक्स्ट्रा नंबर दिलाते हैं, बोनस नंबर दिलाते हैं, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन पर बहुत अच्छे से फोकस करना है, यहाँ पर ध्यान समझना क्वेश्चन क्या कह रहा है, कैसे अटेम्प्ट करना है, ठीक है। पहला कह रहा है आर्टिकल 40, ठीक है, क्या कह रहा है भाई, आर्टिकल 40, 41, 44, 48। तो अभी तो ये आप मुझे बताओ कि इनमें से कौन सा ऐसा आर्टिकल है जिसके बारे में अभी आपने अभी आने वाली जो अभी आपकी 15-20 मिनट की क्लास हुई उसमें आपने डिस्कस किया, ठीक है। तो अभी जो हमने इससे जस्ट पहला क्वेश्चन देखा था वो आर्टिकल 40 था, जो कि ग्राम पंचायतों के गठन की बात करता है, ठीक है। तो ये एक डीपीएसपी हो गया। अब समझो भाई इसके बाद कह रहा है, अगर मैं आपको बताऊं आर्टिकल 44 आप सबने पढ़ा होगा, ठीक है, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की जाती है। पिछले कुछ वर्षों से बहुत बड़ा एजेंडा के तौर पर इस बात को चीजें की जा रही है कि यूसीसी को लागू करना है, सरकार इस पर बहुत सारे कार्य कर रही है, ठीक है। तो आर्टिकल 44 क्या हो गया आप लोगों का, समान नागरिक संहिता या फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड हो गया। तो ये दो आर्टिकल्स तो आप लोग यहाँ पर पता ही है। अब इन दो के आधार पे आपका आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एक बार ये चेक कर लेते हैं, ठीक है। ए को 1 से मैच करा दो और सी को 3 से मैच करा दो। देखो भाई किसी और विकल्प में आपके ये चीजें मैच नहीं की गई है, ठीक है, ये चीजें मैच आप लोगों की नहीं की। इसका मतलब क्या हुआ कि इन दो के आधार पर आप बहुत ही इजिली इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर निकाल सकते हो।
बट मैंने फिर से कहा भाई सारे फंडामेंटल सारे जो डीपीएसपी आपको याद होने चाहिए, इसलिए अब पढ़ लेते भाई। आर्टिकल 41 क्या कहता है? वो काम करने के अधिकार की बात करता है कि हर व्यक्ति को कुछ काम करने का अधिकार दिया गया है। जैसे कि अगर मैं बताऊं तो इसी बेसिस पर हम मनरेगा की बात करते हैं, ठीक है, इस बेसिस पर प्लस इसके बाद एक और आर्टिकल आता है जहां पर हम न्यूनतम मजदूरी की बात करते हैं, मिनिमम वेज की बात करते हैं। तो इन दोनों को मिलाकर के हम लोग मनरेगा जैसे कॉन्सेप्ट को लेकर के अपने यहाँ पर आते हैं। देखो डीपीएसपी को लागू करने के लिए सरकार क्या कर रही है? सरकार कानून बना रही है। ग्राम पंचायतों के लिए सरकार ने क्या किया? अमेंडमेंट किया, ठीक है, कानून बनाया, फिर ग्राम पंचायतों का निर्माण होना स्टार्ट हुआ। तो डीपीएसपी को लागू करने के लिए सरकार कानून बनाती है, ठीक है, और उस कानून की संवैधानिकता की जांच करने के लिए हम डीपीएसपी का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, बातें क्लियर है भाई? अब देखो, अच्छा इसका मतलब ये होता है ना कि कोई व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट में जाकर ये नहीं कह सकता कि नहीं सरकार ने इस डीपीएसपी को लागू करने के लिए कोई कानून नहीं बनाया, यहां पर कोई आपका अधिकार नहीं है क्योंकि ये नॉन इन्फोर्सेबल नहीं है। बट इसका प्रयोग करके हम किसी लॉ की, किसी पार्लियामेंट के डिसीजन की हम लोग संवैधानिकता की वहां पर जांच कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? तो आर्टिकल 41 क्या है भाई? वो काम करने के अधिकार की बात करता है। और आर्टिकल नंबर 48 क्या करता है? वो बताता है एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री के लिए, ये कृषि और पशुपालन के संदर्भ में आर्टिकल 48 में बात कही गई है। और चूंकि जब हम कृषि और पशुपालन की बात कर ही रहे हैं तो ध्यान रखना इसी में एक आपका एक आर्टिकल आता है यहाँ पर, आर्टिकल 48A। ठीक है, 48 के बाद 48A, ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्रीकल्चर और पशुपालन की बात आपने कर लिया तो 48A क्या कहता है? वो कहता है पर्यावरण मतलब नेचर, ठीक है ना, समझना, पर्यावरण मतलब नेचर, और इसके साथ साथ ठीक है जो आपका वाइल्ड लाइफ है, जो वन्य जीव है, ठीक है, वन्य जीव है, इनके संरक्षण की बात यहाँ पर 48A के अंतर्गत शामिल है। और आपको पता होगा सरकार ने पर्यावरण और वन्य जीव दोनों के संरक्षण के लिए बहुत सारे कानून बनाए हुए, मतलब इस डीपीएसपी को पूरा करने के लिए सरकार लॉ लेकर के यहाँ पर ऑलरेडी काम कर रही है। ठीक है, तो अब ये अभी आपने यहाँ पर 5 डीपीएसपी देखा, ठीक है, इससे पहले आपने कुछ डीपीएसपी और भी पढ़ा था, जैसे कि आपने क्या पढ़ा था? आर्टिकल 39D, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ ताकि आपको एटलीस्ट सारे डीपीएसपी जो एग्जाम में पूछे गए हैं वो एक बार में याद हो जाए। आपने क्या पढ़ा था 39D के बारे में? इक्वल पे, ठीक है, समान वेतन फॉर इक्वल वर्क, ठीक है, ये बात यहाँ पर कही गई थी। तो 39D, 40, 41, 44, 48 और 48A, इतना तो आपको डीपीएसपी याद हो जाना चाहिए अभी तक। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है? क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, ध्यान समझना। फिर मैच द कॉलम का क्वेश्चन दिया गया, मैच द कॉलम नहीं है यहाँ पर आपको गलत पेयर को ढूंढना है, ठीक है, समझिएगा भाई। सुमेलित नहीं है ये पूछा गया है, पहली बात तो यहाँ पर ये समझो। फिर क्या 39A, अच्छा देखो अभी ध्यान समझना, अभी हमने क्या डिस्कस किया था? हमने डिस्कस किया था 39D के बारे में, ठीक है। 39D क्या था? वो था आप लोगों का यहाँ पर इक्वल पे और इक्वल वर्क, समान कार्य के लिए समान वेतन, ठीक है, ये आपका 39D था। 39A जो होता है आप लोगों का डीपीएसपी, वो क्या होता है? वो होता है फ्री लीगल एड, ठीक है, समान न्याय एवं निशुल्क विधिक सहायता, फ्री लीगल एड की बात की जाती है, ठीक है, कि हर व्यक्ति को उसकी क्या कंडीशन, उसके आधार पर यहाँ पर फ्री लीगल एड दिया जाएगा, ठीक है, फ्री विधिक सहायता यहाँ पे प्रोवाइड कराई जाएगी सरकार की तरफ से, ठीक है। तो 39A क्या हो गया? ये आप लोगों का हो गया निशुल्क विधिक सहायता की बात हो गया, फ्री लीगल एड की बात हो गया। 39D क्या हो गया? इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क हो गया। 40 आपने देखा ही था अभी, ग्राम पंचायतों का संगठन। 44 आपने देखा था यूसीसी, और बताया यहाँ पर 48, तो 48 आपने क्या देखा था यहाँ पर? देखो भाई 48 आपने देखा था यहाँ पर कृषि और पशुपालन का गठन, और 48A के बाद आपने देखा था पर्यावरण और वन्यजीव के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है 48 के बारे में? 48 को ये कह रहा है कि न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण, ठीक है, न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण। देखो सेपरेशन, जो हमारा डीपीएसपी जुडिशरी बॉडी को एक्सिक्यूटिव बॉडी से सेपरेट करता है ना, वो आपका आर्टिकल 48 नहीं बल्कि आपका आर्टिकल 50 है, ध्यान समझना, आपका आर्टिकल 50 है। अब आपके मन में आएगा सर आर्टिकल 49 क्या है? फिर आपने 48 बता दिया, 48A बता दिया, आर्टिकल 50 बता दिया, तो आर्टिकल 49 क्या है? आर्टिकल 49 वही बात है जिसको मैंने आप लोगों से मेंस कंसल्टिंग में भी कहा था कि भाई इसका प्रयोग करके आप लोग बता सकते हो कि सरकार जो है, जो संरक्षित की जाने वाली जगह हैं, जो हेरिटेज प्लेसेस है, उनके संरक्षण पर सरकार को यहाँ पर कार्य करना चाहिए, ठीक है। तो आर्टिकल 49 उन चीजों की बात करता है, आर्टिकल 49 क्या करता है? उन चीजों की यहाँ पर बात करता है। तो अब आर्टिकल 49 भी हो गया, आर्टिकल 50 भी हो गया, एक आर्टिकल यहाँ पर आप लोग और देख लो, ठीक है, जो डीपीएसपी का सबसे लास्ट आर्टिकल होता है आर्टिकल 51, वो क्या कहता है? वो कहता है कि भाई इंटरनेशनल पीस और इंटरनेशनल सिक्योरिटी, अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, वो आर्टिकल 51 के अंतर्गत शामिल किया गया है, ठीक है। ये भी सरकार का एक डीपीएसपी, सरकार को एक दिया गया डायरेक्टिव निर्देशक है, निर्देशक तत्व है, ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है फॉर स्टेट पॉलिसी, ठीक है। तो ये डीपीएसपी में आर्टिकल 51 शामिल होता है, जहां पर इंटरनेशनल सिक्योरिटी और इंटरनेशनल हम पीस की बात कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये सारे डीपीएसपी याद कर लेना, मैं फिर से सजेस्ट करूंगा
इन डीपीएसपी के बारे में आप चाहो तो केवल एक छोटा सा A4 शीट लोगे ना, इस A4 शीट को भी डिवाइड कर दोगे हाफ में, तो उस हाफ में डीपीएसपी का पूरा कॉन्सेप्ट आप लोग नोट कर लोगे। क्वेश्चंस यहीं से बन करके आते हैं, ठीक है। और समझो भाई, मैं कुछ क्वेश्चन यहाँ पर आप लोगों को और दिखाता हूँ जो कि बड़े अच्छे क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए हैं, ठीक है। अच्छा, एक बात यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बात आप लोगों के लिए है, देखो ये जो हमारा 15,000 MCQ की सीरीज चल रही है, तो सीरीज चल ही रही है, इसके अलावा हमने क्या किया हुआ है, यूपी पीसीएस और यूपीआरओ, ठीक है, इन दोनों के लिए हमने अभी रिसेंट में एक मॉक टेस्ट संपन्न कराया है, ठीक है। मॉक टेस्ट अपने में बेहतरीन है, ठीक है, आप सब लोग उसको जरूर देना, जितने लोगों ने दिया उन सारे लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं, आप लोग बहुत अच्छा करो, सेल्फ इवेल्यूशन करो, अपनी गलतियों को पहचानो और आगे बढ़ो, ठीक है। इसके अलावा जितने लोगों ने नहीं दिया वो लोग जरूर दो, प्लस इसके साथ साथ क्या हो रहा है, दोनों की हमने एक प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज स्टार्ट की हुई है। जो यूपीआरओ की टेस्ट सीरीज है उसकी फीस आप लोगों की 499 है, मतलब 500 रुपए के अराउंड है, और जो आप लोगों की यूपी पीसीएस की प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज है उसकी फीस आप लोगों की 999 रुपीज है, ठीक है। तो ये दोनों टेस्ट सीरीज आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, स्क्रीन पर आप लोगों को कॉन्टैक्ट नंबर दिख रहा होगा, वहाँ पे आप लोग कॉल कर लीजिए, मैसेज कर लीजिए, इन्फॉर्मेशन लेकर के बैच को ज्वाइन कर लो, ठीक है। बेहतरीन डिस्कशन किया जा रहा है, जैसे यहाँ पर हम डिस्कशन कर रहे हैं ना इस पूरे 15,000 MCQ का, वैसे ही डिस्कशन वहां पर भी होंगे। उसके अलावा बाकी जो मेंटरशिप है वो तो वहां पर आप लोगों को दी जाएगी, ठीक है। चलो भाई, अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या था, एक बार क्वेश्चन में देखते हैं। क्वेश्चन फिर से वही है, कौन सा इसमें से सुमेलित नहीं है, इस बात की आप लोगों को यहाँ पर पहचान करनी है। देखो भाई, क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक तरफ आप लोगों के एक कॉलम में दिया गया है, पहला पॉइंट, न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण, वही जुडिशरी बॉडी का एक्सिक्यूटिव बॉडी से सेपरेशन। मैंने क्या बताया था भाई कि ये आपके आर्टिकल नंबर 50 के अंतर्गत शामिल किया गया, ठीक है, सही बात है, यहाँ पर देखो सही पेड़ दिया गया है, ठीक है, इसको आर्टिकल 50 ही यहाँ पर मेंशन किया गया, जो कि अपने में अच्छी बात है। अगला कह रहा है, अनुसूचित जाति, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के शैक्षणिक और आर्थिक हितों की अभिवृद्धि, आर्टिकल नंबर 46 के अंतर्गत, याद कर लो, इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ठीक है। आर्टिकल 46 में हम क्या करते हैं, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के शैक्षणिक और जो उनके आर्थिक हित होते हैं उनको यहाँ पर शामिल करते हैं, ठीक है, अच्छी बात है भाई। अब कह रहा है सहकारी सोसाइटी, ठीक है, सहकारी से मतलब कोऑपरेटिव जो बॉडीज हैं उनकी यहाँ पर बात कर रहा है कि सहकारी सोसाइटी जो है वो किस आर्टिकल में शामिल है। देखो भाई, मैं आपको सहकारी सोसाइटी यहाँ पर याद भी करा दे रहा हूँ, याद भी कर लेना, सहकारी सोसाइटी बहुत इंपॉर्टेंट आपकी कुछ डीपीएसपी है, ठीक है। ये डीपीएसपी अगर आप लोग याद कर लोगे तो एग्जाम में यहाँ से सब क्वेश्चन बन करके आएगा, तो आप लोग इजिली कर सकते हो, ठीक है। देखो जो डीपीएसई जो सहकारी समितियों का जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो आपका आर्टिकल 43A के अंतर्गत नहीं है, पहली बात तो इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। आर्टिकल 43A के अंतर्गत वो चीज यहाँ पर शामिल नहीं है। आर्टिकल 43A में आप लोगों का इंडस्ट्रीज को लेकर के चीजें हैं, अभी हम आप लोगों से आगे डिस्कस करेंगे। आर्टिकल 43B जो है, आर्टिकल 43B जो है वो आप लोगों का कोऑपरेटिव बॉडीज के बारे में बात करता है, ठीक है। तो ये चीजें गलत थी, इस बात को ध्यान रख लेना, ठीक है। एक नया आपने अभी डीपीएसपी यहाँ पर डिस्कस किया, पढ़ा है, तो इसको देख लो, मैं आपको यहाँ बता भी देता हूँ। देखो तीनों आर्टिकल, आर्टिकल 43, आर्टिकल 43A, आर्टिकल 43B, ये तीनों डीपीएसपी बार समझ लो लाइन से, ठीक है, याद कर लोगे तो ज्यादा ईजी आप लोगों के लिए रहेगा। आर्टिकल 43 कहता है कि कर्मचारियों को मिनिमम वेतन, अच्छा आर्टिकल 43 ये है, ठीक है, ध्यान समझना। आर्टिकल 43 क्या कहता है, कर्मचारियों को मिनिमम वेज की बात यहाँ पर करता है, मिनिमम वेतन की बात करता है, इसी को हम कहते हैं निर्वाह वेतन की बात करते हैं, ठीक है। 43A क्या कहता है, कहता है कि जो उद्योग हैं उन उद्योगों के प्रबंधन में, इंडस्ट्रीज के मैनेजमेंट में कर्मचारियों की यहाँ पर क्या होगी, सहभागिता होगी, ठीक है। तो इंडस्ट्रीज के मैनेजमेंट की यहाँ पर बात की जा रही है, कहा जा रहा है कि इंडस्ट्रीज के मैनेजमेंट में क्या होगा, यहाँ पर जो कर्मचारी होंगे उनकी भूमिका यहाँ पर होगी। 43B क्या कहता है, ये कहता है आप लोगों का सहकारी समितियों के बारे में, कोऑपरेटिव बॉडीज के बारे में, ठीक है। तो ये तीनों डीपीएसपी तो आप लोग नोट कर ही लेना पहली बात, ठीक है। आर्टिकल 43, 43A और 43B तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट डीपीएसपी है। इसके बाद देखो भाई, ग्राम पंचायत आपने पढ़ा है कि आर्टिकल 40 के अंतर्गत यहाँ पर शामिल होता है। देखो 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, आयोग ऐसे क्वेश्चन जनरली हर साल पूछती है। डीपीएसपी पर, फंडामेंटल राइट पर मैं बता सकता हूं कि हर बार क्वेश्चन आता है। इसी बार का अगर आप यूपीएससी का पेपर ले लोगे 2024 का, उसमें भी क्वेश्चन पूछा गया फंडामेंटल राइट पर, ठीक है, राइट टू प्राइवेसी, और ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस ने अपने प्रीवियस में पूछा हुआ है, ठीक है। तो क्वेश्चन तो ऐसे ही रिपीट करेंगे, आपको बस करना है इस पूरे प्रीवियस क्वेश्चन के 15,000 MCQ पर अपनी कमांड बनानी है, ठीक है। और देखो भाई, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है आप लोगों से कि मनरेगा के बारे में बात कर रहा है, असर्सन और रीजन दो कथन यहाँ पर दिया गया, कह रहा है कि मनरेगा क्या है, मनरेगा हर परिवार के कम से कम एक सदस्य को, ठीक है, कम से कम एक सदस्य को वर्ष में 100 दिन का रोजगार दिलाने का प्रावधान करता है। सही बात है भाई, मनरेगा कॉन्सेप्ट ही यहाँ पर ये है, ठीक है, तो इस बात को यहाँ पर सही मानेंगे, ठीक है। आपको पता है कि 2005 में इसी के लिए एक्ट लेकर के आया गया था। फिर रीजन यहाँ पर कह दे रहा है कि रोजगार का अधिकार संविधान के भाग 3 में दिया गया है, ठीक है, भाग 3 में नहीं दिया गया भाई,
अगर हर व्यक्ति का फंडामेंटल राइट होता रोजगार ले पाना, तो पूरी दुनिया रोजगार लेके बैठी होती। ठीक है, ये फंडामेंटल राइट नहीं है, इसको डीपीएसपी में हमने शामिल किया है कि सरकार का ये एक निर्देशक तत्व है सरकार के लिए कि जब वो पॉलिसी बनाए तो पॉलिसी ऐसी बनाए कि रोजगार का निर्माण करे, रोजगार का सृजन करे। ठीक है, तो रोजगार का अधिकार फंडामेंटल राइट नहीं, पहली बात तो ये बात क्लियर समझना। ठीक है, अब अगर आप आर्टिकल नंबर 41 और आर्टिकल नंबर 43 इनको मिलाकर के पढ़ोगे तो रोजगार का अधिकार आपको यहाँ पर दिख जाएगा। 43 क्या कहता है? 43 वही कहता है कि कर्मचारियों को मिनिमम वेतन यहाँ पर हम लोग देंगे। और 41 अभी आपने यहाँ पर क्या देखा था, मैं आपको दिखा देता हूं एक बार। आपने आर्टिकल 41 यहाँ पर देखा था काम करने का अधिकार। ठीक, काम करने का अधिकार, तो काम करने का अधिकार आर्टिकल 41, आर्टिकल 43 मतलब मिनिमम वेज। अगर आप इन दोनों को मिलाकर के पढ़ोगे तो मनरेगा का कॉन्सेप्ट वहां पर आप लोगों को निकल करके आ जाता है। ठीक है, मनरेगा कॉन्सेप्ट क्या होता है वहां पर आप लोगों को निकल करके आ जाता है। ठीक है, देखो भाई, ये हमने यहाँ पर एक क्वेश्चन देख लिया। तो एक तो यहाँ पर स्टेटमेंट अपने आप ही गलत हो गया, और जैसे मैं कहता हूं कि अगर असर्शन रीजन के किसी इस क्वेश्चन में एक स्टेटमेंट गलत निकल गया, मतलब आपके लिए सबसे बल्ले बल्ले वाली कंडीशन है। ठीक है, आप इंजॉय करो अब वहां पर, क्योंकि इसका आंसर यहाँ पर बहुत ही इजिली आ चुका है। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन फिर से वही है। ठीक है, अभी हमने मनरेगा क्वेश्चन को देखा था, मनरेगा फिर से पूछ दिया है कि मनरेगा में को लागू करने के लिए किस आर्टिकल का प्रयोग किया गया है। आर्टिकल 43 बाई मिनिमम वेज की बात की जा रही है, न्यूनतम मजदूरी, निर्वाह मजदूरी की बात की जा रही है। तो उसके लिए हमने मनरेगा के जैसे कॉन्सेप्ट को अपने यहाँ पर लेकर के आए हुए हम लोग। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले मैं आप लोगों को एक बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट बताता हूँ डीपीएसपी के बारे में, ध्यान से समझना। ठीक है, अगर ये कॉन्सेप्ट समझ गए ना, अगर ये कॉन्सेप्ट आपने याद कर लिया तो आपको बहुत फायदा मिलने वाला है ऐसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते समय। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्या है भाई, जो हमारा डीपीएसपी है, ठीक है, डीपीएसपी में समय के साथ साथ संशोधन किया गया, अमेंडमेंट्स किए गए। ठीक है, कैसे अमेंडमेंट्स किए गए और कैसे उनके क्रम को याद करना है, तो क्रम में बता रहा हूं, नोट कर लेना, याद कर लेना। ठीक है, देखो 3 बार यहाँ पर आपको अमेंडमेंट देखने को मिलेगा। एक 42nd अमेंडमेंट देखने को मिलेगा, इसके बाद आप लोगों को 44th अमेंडमेंट देखने को मिलेगा, और फिर आप लोगों को 86th अमेंडमेंट देखने को मिलेगा। मतलब 3 बार डीपीएसपी के अंतर्गत संशोधन यहाँ पर किया गया। ठीक है, 42वां, 44वां और आप लोगों का यहाँ पर 86वां संशोधन। ठीक है, इन तीनों का ईयर भी आप लोग एक बार याद कर लेना भाई, क्या क्या ईयर थे, जैसे कि 1976, 1978 और 86वां आपका 2002 में ये 3 अमेंडमेंट किया गया। इन तीनों अमेंडमेंट में क्या किया गया, क्या क्या चीज जोड़ी गई, अब उसको याद करो यहाँ पर आप लोग। ठीक है, सबसे पहले जो चीजें यहां पर जोड़ी गई उसको हम लोग ऐसे लिखते हैं CJIN। ठीक है, ये आपके पहले जो अमेंडमेंट हुआ था उसकी बात यहां पर है। ठीक है, उसके बाद जो आपका 44th अमेंडमेंट था वहां पर हम यहाँ पर लिखते हैं I। ठीक है, आप याद करने का तरीका समझना, मैं आपको याद करने का तरीका बता रहा हूँ। ठीक है, और लास्ट में लिखते हैं C। ये क्या है, यहाँ पर आप ध्यान दोगे तो CJI मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और ये NIC की यहाँ पर बात की जा रही है। ठीक है, तो याद करने का तरीका ऐसे है कि CJINIC ये ऊपर से नीचे का एक क्रम है, और ये एक तरीके से आपका क्रोनोलॉजी ऑर्डर है। याद कर लेना, 42nd अमेंडमेंट जो किया गया था 1976 में, वहां पर 4 डीपीएसपी जोड़े गए थे। 4 डीपीएसपी क्या थे मैं बता रहा हूँ, ध्यान समझना। पहला जो C जो रिप्रेजेंट करता है चाइल्ड के बारे में रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, चाइल्ड के बारे में यहाँ पे कहता है रिप्रेजेंट करता है, और ये आपका आर्टिकल नंबर, ठीक है, आर्टिकल नंबर 39 में संशोधन करके लेकर के आया गया था। ठीक है, जे क्या कहता है, जे वही जस्टिस मतलब फ्री लीगल एड की बात करता है, तो 39A यहाँ पर आप लोगों का ये शामिल हो गया, 39A यहाँ पर आप लोगों का शामिल हो गया। इसके अलावा जो आई है वो इंडस्ट्रीज की बात करता है, तो आर्टिकल 43A जो है, ठीक है, जो कि इंडस्ट्रीज में वहां के कर्मचारियों का मैनेजमेंट सुनिश्चित करता है, वहां के कर्मचारियों की भूमिका को सुनिश्चित करता है, वो आई हो गया यहाँ पर। ठीक है, तो ये आप यहाँ पर लिख लो 43A। ठीक है, जो कि इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसके बाद जो N है आप लोगों का वो रिप्रेजेंट करता है नेचर को। ठीक है, तो 48 आपने पढ़ा था एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री, और 48A जो था, ठीक है, 48 में जो अमेंडमेंट करके 48A जोड़ा गया था वो था आप लोगों का यहाँ पर नेचर और वाइल्ड लाइफ की बात। ठीक है, तो ये 4 आर्टिकल जो है डीपीएसपी के, वो आपके सबसे पहले अमेंडमेंट जो कि 42nd अमेंडमेंट था डीपीएसपी के अंतर्गत 1976 में, उसमें जोड़े गए थे। ठीक है, तो याद करने का क्रम क्या हो गया, CJIN। ठीक है, इसके बाद समझो भाई 44th अमेंडमेंट जो कि 1978 में हुआ, उसमें एक डीपीएसपी जोड़ी गई जो कि इनकम के संदर्भ में। ठीक है, तो यहां पर जो आ जाता है ना वो इनकम को लेकर के आता है। ठीक है, वो क्या होता है, वो इनकम को लेकर के आता है। ये बात ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल नंबर 38 याद कर लेना इस बात को भी। और जो लास्ट में 2002 में जो 86वां संशोधन किया गया था, जिसमें हम C मतलब चाइल्ड की बात यहाँ पर करते हैं, तो ये याद करने का आप लोगों का तरीका है। ठीक है, ये याद करने का तरीका आप लोगों का आर्टिकल 45। ठीक है, तो ये 6 डीपीएसपी समय के साथ यहाँ पर जोड़े गए हैं।
क्रम उनका इसी प्रकार से है, पहले 4 जोड़ा गया, बाद के दोनों संशोधनों में एक एक हमने डीपीएसपी यहाँ पर जोड़ा हुआ है, ठीक है। तो CJINIC एक क्रम ध्यान रखना, चाइल्ड, जस्टिस, इंडस्ट्रीज, नेचर, फिर इनकम और फिर चाइल्ड, ठीक है। तो ये एक बेसिक क्रम है, अगर आप ये क्रम ध्यान रखोगे तो आप बहुत ही इजीली क्या कर सकते हो, क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर निकाल सकते हो, ठीक है। अब समझो भाई, अब हम अपने क्वेश्चन पर लौटते हैं, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ पर क्या कहता, क्वेश्चन कह रहा था कि जो 42nd अमेंडमेंट था कॉन्स्टिट्यूशन का, उस अमेंडमेंट के अंतर्गत श्रमिकों से प्रबंधन में भागीदारी, हमने क्या डिस्कस किया अभी, हमने कहा CJINIC, जो पहला आई था वो इंडस्ट्रीज की बात कर रहा था, क्या बात कर रहा था, इंडस्ट्रीज की बात कर रहा था कि इंडस्ट्रीज में जो वहां के श्रमिक होंगे, वहां के जो लेबर होंगे, वहां के जो कर्मचारी होंगे, उनका प्रबंधन भी सुनिश्चित किया जाएगा, उनके प्रबंधन की भागीदारी को भी यहाँ पर सुनिश्चित किया जाएगा। तो ये बात यहाँ पर 42nd अमेंडमेंट के अंतर्गत डीपीएसपी में जोड़ी गई है, ठीक है। आई वाली बात यहाँ पर हो रही है, कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 43A, मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया, यहाँ पर देखो भाई, यहाँ पर मैंने आप लोगों को पहले बता दिया कि आर्टिकल 43A जो होगा आप लोगों का, ये आप लोगों का क्या है, इंडस्ट्रीज में कर्मचारियों के प्रबंधन की बात यहाँ पर करता है, ठीक है। तो इजिली इसका आंसर आ गया यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखो भाई, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर हम इंटरनेशनल जस्टिस और पीस की बात करें तो आर्टिकल 51 डीपीएसपी हमने डिस्कस किया हुआ है, सी आंसर यहाँ पर आ गया, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। 42nd अमेंडमेंट में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व तो नहीं जोड़ा गया था, ये पूछ रहा है। हमने क्या पढ़ा हुआ है, हमने पढ़ा कि CJINIC, इसमें से जो लास्ट के उनको एक एक करके हमने 44 और 2002 में 86वें संशोधन में जोड़ा हुआ है, बाकी शुरुआत के जो चारों हैं उनको हमने 42nd अमेंडमेंट में यहाँ पर डीपीएसपी में शामिल किया हुआ है, ठीक है। तो CJIN पहला चाइल्ड, फ्री लीगल एड, इंडस्ट्रीज और नेचर, ठीक है। अब देख लो भाई, कह रहा है कि सामान्य न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता, जस्टिस हो गया, बच्चों के संदर्भ में, अल्पवयों के संदर्भ में यहाँ पर चाइल्ड की बात हो गया, ठीक है। और देखो यहाँ पर क्या कह रहा है, समान आचार संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड, आपको पता है भाई यूसीसी जो है वो अमेंडमेंट के थ्रू नहीं लाया गया था, बल्कि आर्टिकल नंबर 44 के अंतर्गत उसको हमने पहले यहाँ पर शामिल किया हुआ था, ठीक है। अच्छा, यूसीसी आर्टिकल 44 से जुड़ा हुआ है ना, याद करने का बहुत सिंपल तरीका है, यहाँ पर हम यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते हैं, समान नागरिक संहिता की बात करते हैं। और समान नागरिक संहिता कौन से आर्टिकल में होगा, तो जिसके दोनों नंबर, आर्टिकल के दोनों नंबर क्या होंगे, समान होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। तो 44 में क्या है, 4 और 4 है, तो याद करने का तरीका ऐसे है कि समान नागरिक संहिता वहां पर होती है जिस आर्टिकल के दोनों नंबर जो होंगे वो इक्वल होंगे, ठीक है। तो 4 और 4 आर्टिकल 44 यहाँ पर आप लोगों का आता है, ठीक है। इजी था, इजी टॉपिक था याद करने का तरीका। अब समझो भाई, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान निम्नलिखित में से किसके शोषण के विरुद्ध अधिकार को स्वीकृत करता है, ठीक है। देखो, शोषण के विरुद्ध किसका अधिकार सुनिश्चित करता है, यहाँ पर ये बात कह रहा है, इसमें बस एक झोल मुझे लगा, ठीक है, झोल ये लगा, इसने ये इस क्वेश्चन का मतलब ये था यहाँ पर कि बच्चों, स्त्रियों, जनजातियों और दलितों, देखो एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन भारत के हर नागरिक के शोषण के विरुद्ध अधिकार को सुनिश्चित करता है, लेकिन संविधान में चूंकि दलितों शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, इसलिए इस बात को एलिमिनेट यहाँ पर आप लोगों को करना पड़ेगा और 1, 2 और 3 इसको शामिल करना पड़ेगा। अब लॉजिक भी समझना, फंडामेंटल राइट की अगर आप बात करते हो तो फंडामेंटल राइट हम देखते हैं आर्टिकल नंबर 23 और 24, जहां पर बच्चों और स्त्रियों के विरुद्ध शोषण को प्रतिबंधित किया गया है, ठीक है। आर्टिकल 23, 24 आप लोगों को यहाँ पर बात क्लियर याद होगी। जनजातियों का संरक्षण कहाँ पर हो रहा है, आर्टिकल नंबर 46, अभी हमने देखा था कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के आर्थिक और शैक्षिक अभिवृद्धि को यहाँ पर सुनिश्चित किया जाएगा, उनके अधिकारों को सुनिश्चित किया जाएगा। तो आर्टिकल 46 मतलब बच्चे और शिक्षा स्त्री फंडामेंटल राइट में आ गए, जनजाति आप लोगों का आर्टिकल 46 में आ गया, दलितों का कहीं पर नाम नहीं लिया गया है, तो दलितों को यहाँ पर आप लोग क्या कर सकते हो, एलिमिनेट कर सकते हो, ठीक है। ये बात बहुत क्लियर थी। इस क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर क्या हो गया, 1, 2 और 3, ठीक है। 1, 2 और 3 यहाँ पर क्या हो गया, इस क्वेश्चन का इजी आंसर यहाँ पर आप लोगों के सामने आ गया। अगला क्वेश्चन देखो भाई, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा डीपीएसपी का तत्व नहीं है। अब देखो यहाँ पर क्या है ना कि डीपीएसपी आप लोगों को चीज दी गई है, अब उस डीपीएसपी में आपको निकालना है कि भाई ये बात वहां पर शामिल थी कि नहीं शामिल थी। जैसे कि मद्य निषेध, ठीक है, शराबबंदी की बात कर रहा है, ठीक है। कई सारे स्टेट क्या कि शराबबंदी अपने यहाँ पर लागू किए, तो एक तरीके से डीपीएसपी की पूर्ति कर रहे हैं। अब लागू है कि नहीं लागू है एक अलग फैक्टर है, बट वो डीपीएसपी की पूर्ति वहां पर हो रही है। तो मद्य निषेध क्या डीपीएसपी में शामिल है, सोचो भाई। अगर आपको पता होगा तो आर्टिकल 47 कहता है जन स्वास्थ्य के बारे में बात करता है, ठीक है, कि सरकार का दायित्व है कि वो जन स्वास्थ्य को सुनिश्चित करे, सरकार का दायित्व है कि वो पोषाहार को सुनिश्चित करे, न्यूट्रिशन को लोगों के अंतर्गत सुनिश्चित करे। तो इसके अंतर्गत सरकार मद्य निषेध जैसे कॉन्सेप्ट को शामिल कर सकती है, ये आर्टिकल 47 में मेंशन है, ठीक है। पहली बात तो ये डीपीएसपी का एक पार्ट हो गया। गौ संरक्षण
आपने डिस्कस किया हुआ है कि आर्टिकल 48 क्या कहता है, कृषि और पशुपालन की बात करता है। आर्टिकल 48A क्या करता है, आपका वाइल्ड लाइफ के संरक्षण की बात करता है। ठीक है, तो गौ संरक्षण यहाँ पर आप लोगों को शामिल हो जाएगा, ये भी एक डीपीएसपी है। पर्यावरण संरक्षण वही 48A आप लोगों का यहाँ पर हो गया। ठीक है, फिर कहता है कि 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार। अरे भाई, ये राइट टू एजुकेशन है, और राइट टू एजुकेशन आपका फंडामेंटल राइट होता है, आर्टिकल नंबर 21, भूलना मत। ठीक है, तो ये डीपीएसपी नहीं बल्कि एक फंडामेंटल राइट है। इसका मतलब क्या हुआ, इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर डी सही हो गया कि डी आपका डीपीएसपी नहीं था, वो फंडामेंटल राइट था। ठीक है, तो ऐसे आर्टिकल सारे याद रखो आप लोग, कौन से आर्टिकल्स दिए गए, एटलीस्ट प्रीवियस ईयर में जितने आर्टिकल्स पूछे गए वो आर्टिकल्स तो याद कर ही डाल। ठीक है, बहुत ईजी है याद कर पाना। अब देखो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन तथा वन और वन्य जीव की रक्षा, इसके प्रावधान किस आर्टिकल में पाए जाते हैं। ठीक है, हमने डिस्कस किया भाई 48A, कितनी बार एक क्वेश्चन रिपीट करेगा आयोग। ठीक है, और फिर आप लोग कहते हो कि सर क्वेश्चन रिपीट कहां पर होता है, ऐसे ही रिपीट होता है भाई। 2019 में देखो ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, कि वो कहां पर शामिल किया गया। अच्छा, क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है दरअसल। ठीक है, इसलिए क्वेश्चन डाउटफुल था। देखो समझो, कह रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है, पर्यावरण के संरक्षण और संवर्धन और वन और वन्य जीव की रक्षा, इसके प्रावधान कहां पर पाए जाते हैं। दरअसल ये प्रावधान डीपीएसपी में तो है ही है। ठीक है, ये क्या है, ये डीपीएसपी के आर्टिकल 48A के अंतर्गत तो मेंशन है ही है। इसके साथ साथ जो फंडामेंटल ड्यूटीज 51A है, उसमें भी हमने पर्यावरण संरक्षण की बात यहाँ पर क्या किया हुआ है, किया हुआ है। ठीक है, तो एकमात्र ऐसा जो अधिकार है, ठीक, एक ऐसा डीपीएसपी है जो कि डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटी में कॉमन है, वो आप लोगों का यहाँ पर यही है। इस बात को ध्यान रखना, बहुत इंटरेस्टिंग फैक्टर है ये। ठीक है, कि ए और बी दोनों डीपीएसपी में भी है और फंडामेंटल ड्यूटी में भी है, वो है आप लोगों का पर्यावरण का संरक्षण। 2019 में क्वेश्चन पूछा था, इसी पैटर्न पर आपको अगला क्वेश्चन देखने को मिलेगा जो कि 2023 में, मतलब पिछले साल यूपीपीसीएस ने पूछा हुआ है। क्या क्वेश्चन पूछा भाई, कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा प्रावधान है जो कि डीपीएसपी में भी है और फंडामेंटल ड्यूटी में भी है। पहले क्या क्वेश्चन पूछा, क्वेश्चन ने पूछा कि निम्नलिखित में से ये जो प्रावधान है ये किस में शामिल है, तो फंडामेंटल ड्यूटी और डीपीएसपी दोनों में था। अगली बार क्वेश्चन को बस ये चेंज कर दिया। ठीक है, ऑप्शन को क्वेश्चन बना दिया, क्वेश्चन को यहाँ पर ऑप्शन बना दिया। ठीक है, कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा अधिकार है जो कि फंडामेंटल ड्यूटी में भी है और डीपीएसपी में भी है। ठीक है, तो पर्यावरण का संरक्षण है वो। ठीक है, 48A और 51A, इन दोनों में यहाँ पर क्या है, ये चीजें आप लोगों की शामिल है। क्लियर हो गए। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा था, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था, तो याद रखना इस क्वेश्चन को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो भाई। अगला क्वेश्चन कह रहा है आप लोगों से, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन ये भी है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राज्य के जो डीपीएसपी है उनमें से किसके बारे में संविधान शांत है, मतलब डीपीएसपी जो है वो निम्नलिखित में से किसके बारे में बातचीत नहीं करता है। ठीक है, किसके बारे में नहीं बताता, ये पूछ रहा है। पढ़ते हैं भाई, ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन कह रहा है प्रौढ़ शिक्षा, मतलब जो एडल्ट एजुकेशन की बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, जो लोग एक एज के हो चुके हैं उनकी शिक्षा की बात की जा रही है। ठीक है, तो प्रौढ़ शिक्षा की बात डीपीएसपी करता है कि नहीं करता, ये बात एक क्वेश्चन में। फिर कह रहा है कर्मकारों को निर्वाह मजदूरी, तो ये तो हमने देखा, कर्मकारों को निर्वाह मजदूरी, ये तो आर्टिकल 43 में शामिल था, ये तो हमने देखा हुआ है। ठीक है, मनरेगा तभी वहां से हमने जोड़ा था। ठीक है, गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता, फ्री लीगल एड, हमने डिस्कस किया भाई 39A। ठीक है, याद कर लो आप लोग। ठीक है, फिर कह रहा कि बालकों की प्रारंभिक शिक्षा जब तक कि वह 6 वर्ष की आयु को ना प्राप्त कर ले, तो ये तो आपका 86th अमेंडमेंट था कॉन्स्टिट्यूशन का, जो कि 2002 में हुआ था, लास्ट वाला अमेंडमेंट, CJINIC। यहाँ पर देखो मैं लिख रहा हूँ CJINIC, इसमें जो लास्ट सी था वो यही तो रिप्रेजेंट कर रहा था, तो मतलब ये भी एक डीपीएसपी है। तो डीपीएसपी यहाँ पर कौन सा नहीं है, प्रौढ़ शिक्षा नहीं है। देखो संविधान और डीपीएसपी कहीं पर भी प्रौढ़ शिक्षा के बारे में कोई प्रोविजन नहीं करते, ये बात ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, हाँ हमारी सरकारें क्या करती है, बजट बना करके प्रौढ़ शिक्षा को प्रमोट कर रही है प्रेजेंट टाइम में। ठीक है, और उसका भी नाम उन्होंने दिया कि सबका शिक्षा, ऐसा कुछ उन्होंने नाम चेंज किया उस स्कीम का। ठीक है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर आप लोगों के लिए। अब देखो 3-4 क्वेश्चन और बचा हुआ है, पर हम जल्दी से उन क्वेश्चंस को भी यहाँ पर देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा डीपीएसपी है जिसको संविधान में बाद में जोड़ा गया। तो हमने तो सारे डीपीएसपी पढ़ लिए ना भाई, CJINIC, हमने सारे डीपीएसपी पढ़ लिए। हमने यही पढ़ा कि शुरुआत के 4 जो 42nd अमेंडमेंट में थे, फिर एक वाला 44th में था और लास्ट वाला आपका 86 में था। हमने तो ये पूरा का पूरा संशोधन ही यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। अब क्वेश्चन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ग्राम पंचायतों का संगठन आर्टिकल 40 याद होना चाहिए। ठीक है, गोवध निषेध वही एनिमल हस्बेंड्री वाला जो था आर्टिकल 48, उसमें आप लोग शामिल कर लो इसको। ठीक है, समान नागरिक संहिता आर्टिकल 44। बचा क्या, मुक्त कानूनी सलाह, मतलब ये जस्टिस की बात कर रहा है, फ्री लीगल एड की बात कर रहा है, तो CJINIC में जो जे है वो आपका फ्री लीगल एड हो गया, मुक्त कानूनी सहायता हो गया। इसको याद कर लेना, आर्टिकल 39A, इसको हमने अमेंडमेंट के थ्रू यहाँ पर क्या किया था, डीपीएसपी में बाद में यहाँ पर जोड़ा था। ठीक है, आंसर आ गया इसका भी। अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा कि इनमें से कौन राज्य के डीपीएसपी सिद्धांतों में सम्मिलित यहाँ पर नहीं है,
कौन डीपीएसपी में यहाँ पर शामिल नहीं है? मद्य निषेध, अभी मैंने कहा भाई शामिल है, लोगों की जन स्वास्थ्य यहाँ पर शामिल करता है सरकार, तो मद्य निषेध शामिल होगा। काम का अधिकार, ये भी यहाँ पर शामिल है, ठीक है। समान कार्य तो समान वेतन, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, ठीक है, आर्टिकल 39 डी, ये भी शामिल है। सूचना का अधिकार, राइट टू इंफॉर्मेशन, अरे भाई ये आपका फंडामेंटल राइट है, ठीक है, ये क्या है आपका फंडामेंटल राइट है, डीपीएसपी नहीं है, ठीक है। तो इस बात को यहाँ पर आप लोग टिक कर सकते हो, ठीक है, क्लियर है ना। देखो मैं सारे आर्टिकल्स आप लोग से डिस्कस करते जितने आर्टिकल्स प्रीवियस में पूछे थे, यही क्वेश्चंस बन करके फिर से आप लोगों के सामने आएगा। तो अब कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा नीति निर्देशक तत्व है की बात कर रहा है। पहला विकल्प पढ़ोगे, लेकिन समान नागरिक संहिता आर्टिकल 44, आगे पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है, इसका आंसर यहाँ पर आप लोगों के सामने आ गया। फिर भी एक बार देख लो, प्रेस की स्वतंत्रता आर्टिकल 19, विधि की समझ समानता आर्टिकल 14, धर्म की स्वतंत्रता आर्टिकल 25 टू 28, ये सारे क्या थे, तीनों बाकी फंडामेंटल राइट थे आप लोगों के, ठीक है, मौलिक अधिकार यहाँ पर आप लोगों का था, ठीक है, क्लियर हो गया। आगे बढ़ो भाई, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा नीति निर्देशक तत्वों के विषयों को पहचान करिए, ठीक है, कौन सा डीपीएसपी यहाँ पर है इसकी बात कर रहा है। पहला कह रहा है मद्य निषेध आर्टिकल 47, आपने डिस्कस किया था अभी जन स्वास्थ्य को लेकर के, ये तो डीपीएसपी है। फिर कह रहा है कि फैक्ट्रियों और खानों में बाल श्रम का निषेध आर्टिकल 23, 24 पे क्यों हम चले गए, मतलब ये क्या हो गया, ये फंडामेंटल राइट हो गया। बेगार अथवा बलाश्रम निषेध, वही फिर फंडामेंटल राइट हो गया आप लोगों का। अस्पृश्यता निषेध आर्टिकल 17, ठीक है, फंडामेंटल राइट हो गया। तो बाकी तीनों क्या है, वो आपके फंडामेंटल राइट है। इसका मतलब है कि डीपीएसपी यहाँ पर केवल एक है, मद्य निषेध शराबबंदी यहाँ पर है, ठीक है, ये बात याद कर लेना भाई, ठीक है, क्लियर हो गए। अब देखो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा, ठीक है, राज्य के, ठीक है, ध्यान समझना, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल नहीं है, ठीक है। राज्य सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा कि पुरुष और महिलाओं को समान कार्य तो समान वेतन दिया जाए, आर्टिकल 39 डी, भाई याद कर लो, ठीक है। जीविकोपार्जन हेतु पर्याप्त साधनों का समान अधिकार, ये है मनरेगा जैसे कॉन्सेप्ट आपने देखा था कि हर व्यक्ति को कुछ ना कुछ निर्वाह मजदूरी की आवश्यकता है, तो डीपीएसपी यहाँ पर शामिल किया गया है, ठीक है। अस्पृश्यता उन्मूलन आर्टिकल 17 की बात कर रहा है, ये फंडामेंटल राइट है, डीपीएसपी नहीं है, ठीक है, इसको तुरंत यहाँ से एलिमिनेट कर दो, आपका आंसर यहाँ पर क्या होगा, आ जाएगा, ठीक है, क्लियर हो भाई। और देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के संदर्भ में, डीपीएसपी के संदर्भ में किसने ऐसा कहा कि ये एक ऐसा चेक है, ठीक है, जो कि बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है। मतलब अगर बैंक चाहेगी तो आपको ये सुविधा अनुसार ये डीपीएसपी दे देगी, ठीक है। किसने ये बात कही होगी, डीपीएसपी के बारे में बात क्लियर है ना। डीपीएसपी क्या था, मैंने क्या कहा आप लोगों से कि चूंकि गवर्नमेंट के पास उस समय उतना पैसा नहीं था कि उस चीज को लागू कर सकते, तो इस पर गवर्नमेंट के ऊपर छोड़ दिया गया, एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल दे दिया गया कि यार ठीक है, जब तुमको लगे कि तुम्हारे पास पैसे हैं तो तुम इस चीज को लागू कर देना, ठीक है, इस चीज को क्या करना देख लेना एक बार। तो राज्य के डीपीएसपी एक ऐसा चेक है जो कि बैंक अपनी सुविधा अनुसार उसको देती है, ठीक है। ये किसने कहा, तो यहाँ पर एक नाम आप लोगों को बहुत यूनिक नाम दिख रहा होगा, केटी शाह जी का, ठीक है। तो केटी शाह जो थे उनके द्वारा ये बात कही गई थी कि एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार यहाँ पर क्या कहता है, अदा किया जाता है, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर आप लोगों का निकल के आ गया 27 का डी। देखो पिछले प्रीवियस ईयर में आप जो क्वेश्चंस थे उसमें करीब 27 क्वेश्चन आप लोगों के डीपीएसपी से आए हुए थे और बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत अच्छे क्वेश्चंस थे। मैं फिर से कह रहा हूँ डीपीएसपी के सारे क्वेश्चंस याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन मैं यहाँ पर आप लोगों को होमवर्क भी दे रहा हूँ, ठीक है। इस क्वेश्चन का भी आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना, और मैंने इससे पहले आप लोगों को एक क्वेश्चन और होमवर्क दिया हुआ था, उसका भी आंसर बताना, ठीक है। क्वेश्चन है कि भाग 4 के बाहर, संविधान के भाग 4 के बाहर, ठीक है, कितने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स स्टेट को दिए गए हैं, ठीक है, इस बारे में बताना है आप लोगों को, ठीक है। कौन कौन से डायरेक्टिव प्रिंसिपल दिए, जैसे मैं आपको कुछ बता भी देता हूँ। एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल जहाँ पर हम बात करते हैं एससी एंड एसटी के कार्य के लिए, ठीक है। दूसरे में बात करते हैं मातृभाषा के संरक्षण के लिए, मातृभाषा में शिक्षा की बात हम लोग करते हैं, ठीक है। एजुकेशन जो होगा वो मातृभाषा में दिया जाए, ये एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, लेकिन वो संविधान के भाग 4 में शामिल नहीं है, ठीक है। इसी प्रकार का एक डीपीएसपी यहाँ पर और है कि सरकार क्या करेगी, हिंदी भाषा का विकास करेगी, ठीक है, हिंदी लैंग्वेज क्या करेगी, विकास करेगी, लेकिन इसको भी हमने डीपीएसपी के तौर पर भाग 4 में यहाँ पर शामिल लेके आए। बट ये तीनों स्टेट के लिए एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल का भी काम करते हैं, ठीक है। तो ऐसे 3 अधिकार और हैं, ऐसे 3 नीति निर्देशक कॉन्सेप्ट यहाँ पर और हैं जो कि संविधान में शामिल है, लेकिन संविधान के भाग 4 में यहाँ पर शामिल नहीं है, तो इनको भी आप लोग यहाँ पर ध्यान रखना, ठीक है। तो ये पूरी क्लास यहाँ पर खत्म होती है आज की। आई होप ये क्लास आप लोग समझ में आई होगी। डीपीएसपी का ये पूरा टॉपिक बहुत अच्छा टॉपिक था, यहाँ से क्वेश्चंस बन करके आएंगे ही आएंगे। मैं फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ नोट्स जरूर बनाना इन पूरे क्लासेस के साथ साथ, ठीक है। और जो डाउट्स हो आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताओ। मिलते हैं आप लोग अगली क्लास में। सभी दोस्तों को जय हिंद, जय भारत।